नमस्कार, मैं हूं रमन गोगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। लखनऊ पहुंची निर्वाचन आयोग की टीम। चुनाव के लिए कभी भी हो सकता है तारीखों का ऐलान। चुनाव आयोग की टीम तैयारियों का लेगी जायजा। दरअसल चुनाव आयोग की टीम यूपी में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने लखनऊ आ चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक आयोग समीक्षा करने के तुरंत बाद तारीखों का ऐलान कर सकता है। आयोग के अधिकारी आज से 30 दिसंबर तक लखनऊ में रहेंगे। इस दौरान चुनावी तैयारियों की जानकारी लेंगे और राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों से भी स्थिति का जायजा लेंगे। इसके बाद संभवतः आयोग विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। कोई बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ पहुंची है निर्वाचन आयोग की टीम। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मिलेगी, साथ ही साथ तमाम चुनावी तैयारियों का जायजा लेगी टीम। चुनाव आयोग की टीम तैयारियों का जायजा लेगी। लखनऊ पहुंची है निर्वाचन आयोग की टीम, 30 दिसंबर तक वहां रहेगी। इससे पहले उत्तराखंड भी जा चुकी है निर्वाचन आयोग की टीम। चुनाव के लिए कभी भी हो सकता है तारीखों का ऐलान। तो लखनऊ पहुंची है निर्वाचन आयोग की टीम। चुनाव के लिए कभी भी हो सकता है तारीखों का ऐलान। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेगी टीम। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेगी। तो लखनऊ पहुंची है निर्वाचन आयोग की टीम। कोविड के खतरे के चलते तमाम तैयारियों का जायजा लिया जाएगा कि सुरक्षित तरीके से चुनाव करवाया जा सके। और हमारे सहयोगी अभिनव पांडे जुड़ चुके हैं लखनऊ से। तो अभिनव, निर्वाचन आयोग की टीम पहुंच चुकी है, तमाम तैयारियों का जायजा लेगी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मिलेगी। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, इस समय योजना भवन में मैं मौजूद हूं, जहां पर कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम पूरी यहां पर है। और मेरे ठीक पीछे जो बिल्डिंग दिखाई पड़ी, यहीं पर इस समय बैठक चल रही है। सर्वदलीय बैठक है जिसमें भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अपना दल, उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव लड़ने वाली जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके सभी नेताओं को यहां पर बुलाया गया है। सभी नेता इस समय जो है लगभग कांग्रेस के सारे नेता इस समय मौजूद हो चुके हैं। सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। आज सिर्फ और सिर्फ बैठक करना है। इसके बाद कल जो है कल से बाकायदे जो है एक्सरसाइज और शुरू हो जाएगी, जब तमाम जो पूरे प्रदेश भर की जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, इसके अलावा जो जिलाधिकारी हैं, उनके साथ बैठक होगी। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग के साथ अलग से बैठक होनी है, जिसमें कि ये पता करना है कि आखिर वोटर लिस्ट की क्या पोजीशन है, किस तरह का वोटर लिस्ट में कब तक कितना संशोधन बचा हुआ है। ये सारा तैयारियों का, उत्तर प्रदेश में तैयारियों का पूरा बिल्कुल धन्यवाद अभिनव इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर डॉक्टरों का हंगामा। दिल्ली की सड़कों पर डॉक्टरों का हंगामा जारी है। डॉक्टरों और पुलिस में भिड़ंत और लाठीचार्ज। देशव्यापी स्वास्थ्य सेवाएं ठप करने की धमकी यहां पर दी गई है। तो दिल्ली की सड़कों पर डॉक्टरों का हंगामा जारी है। पुलिस और डॉक्टरों के बीच भिड़ंत हुई, लाठीचार्ज भी यहां पर हुआ है। देशव्यापी स्वास्थ्य सेवाएं ठप करने की धमकी दी है डॉक्टर्स ने। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर डॉक्टरों का ये हंगामा इस वक्त चल रहा है। दिल्ली की सड़कों पर डॉक्टरों का हंगामा जारी है। कल रात को भी इस तरह की तस्वीरें आई थी और इस हड़ताल की वजह से मरीजों की परेशानी बेहद बढ़ गई है। देशव्यापी स्वास्थ्य सेवाएं ठप करने की धमकी डॉक्टर्स ने दी है। नीट पीजी पर काउंसलिंग में देरी को लेकर डॉक्टरों का हंगामा। वहीं दिल्ली के सफदरजंग में डॉक्टर्स की हड़ताल पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और लिखा, केंद्र के डॉक्टर कई दिनों से हड़ताल पर हैं। इन्होंने कोरोना में अपनी जान की बाजी लगाकर सेवा की। कोरोना फिर बढ़ रहा है, उन्हें अस्पताल में होना चाहिए, न कि सड़कों पर। इन पर जो पुलिस बर्बरता की गई, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। पीएम साहब इनकी मांगे जल्द मांगे, पीएम को मेरा पत्र। हड़ताल को लेकर डॉक्टरों और मरीजों का क्या कहना है, देखिए हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। सरकार को मानना पड़ेगा सर। हम कोई इलीगल काम की मांग नहीं कर रहे हैं। हम केवल मैन पावर की बात कर रहे हैं। ओमिक्रॉन ये नहीं पूछेगा कि सरकार रेजिडेंट कितने हैं क्या नहीं है। ओमिक्रॉन आएगा, पूरी लहर के साथ आएगा, तब रेजिडेंट चाहिए होंगे, तब आपका ही चैनल वहाँ पे वो केवल बंद कमरों में एक वो बेबस के अलावा कुछ काम नहीं कर पाएंगे। उनको मानना पड़ेगा, मरीज हित में मानना पड़ेगा, देश हित में मानना पड़ेगा, राष्ट्रव्यापी हित के मानना ही पड़ेगा सरकार को। और जब तक नहीं मानेंगे अनिश्चित काल तक पूरे राष्ट्रव्यापी आंदोलन से ही चलता रहेगा।
नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर लगातार दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर जो हैं वो स्ट्राइक पर हैं और आज अगर बात करें तो दिल्ली के तमाम जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो सुबह 8 बजे से बंद हैं, जिसके बाद लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। जितने भी लोग दिल्ली के तमाम हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए आ रहे हैं उनका इलाज जो है वो नहीं हो पा रहा है। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं? हम जी पलवल से आए हैं। क्या अभी आप जा रहे हैं तो क्या डॉक्टर इलाज नहीं कर रहे हैं? नहीं, वहाँ से रेफर केस है और रेफर केस के लिए जो है ना ये अभी ये बोल रहे हैं कि भाई स्ट्राइक होने के कारण हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, आप भी यहाँ इलाज के लिए आए हैं? मैं इनके साथ हूँ। इनके साथ है तो क्या इलाज नहीं हो पा रहा है? इलाज तो स्ट्राइक की वजह से नहीं हो पा रहा ना, क्योंकि डॉक्टर सारे ही हर हॉस्पिटल में स्ट्राइक में हैं, दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल हैं, तो इस वजह से लोगों तो परेशानी तो हो रही है ना लोगों को। क्या कुछ परेशानी हो रही है डॉक्टरों की हड़ताल की? हाँ सर, परेशानी तो हो ही रही है जो ये, क्योंकि दिक्कत तो है। अगर डॉक्टर हड़ताल करेंगे तो मरीजों का इलाज कैसे होगा? अब ये देखो, मैं बेटा दाखिल करवा दे बेटा, यहाँ में इलाज नहीं हो रहा अभी? कहाँ हो रहा है इलाज, लियो ही ना है भीतर। तो आखिर इन पेशेंट का इलाज कौन करेगा? क्योंकि लगातार जो हड़ताल पर डॉक्टर हैं वो भी यही मांग कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि अस्पताल के अंदर इलाज करें, लेकिन लगातार जो जूनियर्स डॉक्टर हैं उनकी जो भर्ती है अस्पतालों के अंदर वो नहीं हो पा रही है और यही वजह है कि लगातार जो हड़ताल है वो जारी है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ नमित त्यागी, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो इस हड़ताल से मरीजों की परेशानी बेहद बढ़ गई है। रुक करते हैं अगली खबर का। पंजाब कांग्रेस को बड़ा झटका। पंजाब कांग्रेस के 2 विधायक बीजेपी में शामिल। फतेह सिंह बाजवा, गुरतेज सिंह बीजेपी में शामिल। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें पंजाब से। पंजाब कांग्रेस के 2 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। फतेह सिंह बाजवा और गुरतेज सिंह बीजेपी में शामिल हो गए। तो पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया भी बीजेपी में शामिल। पंजाब कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा है। पंजाब कांग्रेस के 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। फतेह सिंह बाजवा, गुरतेज सिंह बीजेपी में शामिल हुए हैं और पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिनेश मोंगिया की सियासत में एंट्री हो गई है और आज वो बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में उनका क्या कुछ कहना है, बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक चौबे ने। हमारे साथ बात करने के लिए देश के पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया जी हैं। आज अपने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। किस तरीके से पंजाब को देखते हैं? पंजाब का भविष्य देखिए बहुत उज्जवल है। भारतीय जनता पार्टी के होते हुए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के होते हुए पंजाब का जो भविष्य है बहुत उज्जवल है। जो पंजाब का यूथ है वो बहुत स्ट्रॉन्ग यूथ है। हमें उसे ठीक मार्गदर्शन देना है, उसको एम्प्लॉयमेंट देना है और मेरे को बस पंजाब के लोगों की सेवा करनी है और देश की सेवा करनी है। पहले कैप्टन और अब एक विकेट कीपर, देश के लिए दोनों एक साथ पंजाब में कूदने जा रहे हैं मैदानी जंग में। जी, आज बहुत अच्छा दिन है और मैं बहुत सौभाग्यशाली फील कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को मैंने ज्वाइन किया और मेरे को यहां पे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने का मौका मिला, वो प्यार मिला। अब मैं कोशिश पूरी करूंगा और बहुत सेवा करने की कोशिश करूंगा कि पंजाब की और देशवासियों की सेवा कर सकूं। तो क्या लगता है कि पंजाब में कमल खिलेगा इस बार? बिल्कुल खिलेगा, क्यों नहीं खिलेगा, जरूर खिलेगा। तो ये थे पूर्व क्रिकेटर दिनेश मोंगिया जिन्होंने कहा कि पंजाब में एक बार फिर कमल खिलेगा। कैमरामैन मनीष के साथ दीपक चौबे, न्यूज इंडिया, दिल्ली। और वहीं फतेह सिंह बाजवा की सियासत में एंट्री हो गई है। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता दीपक चौबे ने खास बातचीत की। हमारे साथ बात करने के लिए फतेह सिंह बाजवा जी हैं जो आज बीजेपी में शामिल हुए हैं। सर, किस तरीके से लगता है कि पंजाब में अब कमल खिलेगा? कमल जरूर खिलेगा। कमल खिलने के लिए ही होता है और वो कमल आज जरूरत है हमारे जैसे लोगों का, मोदी जी के साथ चलने का। हम पंजाब के लिए उनको एक एक चीज के बारे में बताएंगे और पंजाब को चढ़ती कला में लेके आएंगे। पर अगर बात की जाए तो कृषि कानून को लेकर सरकार ने वापस किया, प्रधानमंत्री ने माफी भी मांगी, तो क्या वो नाराजगी अब दूर हो पाएगी? होएगी, क्यों नहीं होएगी। हर चीज का एक हल होता है और वो हल मोदी साहब समझते हैं, हम निकालेंगे। हम बीजेपी में अगर आए हैं तो पंजाब को हम अच्छी दिशा में लाने के लिए आए। आपके साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह में आप और कैप्टन की जोड़ी क्या मजबूत दिखाई देगी इस बार? हम गेम चेंजर होंगे। तो ये थे फतेह सिंह बाजवा जिन्होंने कहा कि हम पंजाब में गेम चेंजर होंगे। कैमरामैन मनीष के साथ दीपक चौबे, न्यूज इंडिया, दिल्ली। तो अगली बड़ी खबर पंजाब के लुधियाना से, लुधियाना ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर है। जर्मनी में लुधियाना ब्लास्ट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। भारत सरकार ने जर्मनी सरकार से की थी अपील। जसविंदर मुल्तानी नाम का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो जर्मनी में लुधियाना ब्लास्ट का मास्टरमाइंड गिरफ्तार किया गया है।
भारत सरकार ने जर्मनी सरकार से ये अपील की थी कि इसे गिरफ्तार किया जाए। लुधियाना ब्लास्ट से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जर्मनी में लुधियाना ब्लास्ट का मास्टरमाइंड पकड़ा गया। भारत सरकार ने जर्मनी सरकार से ये अपील की थी। लुधियाना में ब्लास्ट हुआ था कोर्ट परिसर में, जिसमें गगनदीप जो कि धमाके करने अंदर गया था, खुद ही उस ब्लास्ट में उसकी मौत हो गई थी, जो कि पंजाब पुलिस में रह चुका था। उसके तार जर्मनी से जुड़ते हुए नजर आए और अब इसे पकड़ लिया गया। और पटियाला पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने खालिस्तानी समर्थकों को गिरफ्तार किया। इसकी सूचना एसएसपी पटियाला हर्षण सिंह भुल्लर ने दी। तो पटियाला पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है, खालिस्तान समर्थकों को गिरफ्तार यहां पर किया है। एक बार फिर से खालिस्तान अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा है पंजाब में। और पीयूष जैन मामले में एसपी नेता अबू हाशिम आजमी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों को सब सपा के करीबी ही लगते हैं। यूपी की योगी सरकार अब लाल टोपी और अखिलेश यादव से डर गई है। सारी खराबी सपा में ही है। अरे वाह 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 वाह, सब कुछ सामने आया फिर भी सपा से इतनी घबराहट क्यों? लाल टोपी से घबराहट, क्रांतिकारियों से घबराहट? अरे पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी के कोई लेना देना नहीं है, वो बीजेपी के सपोर्टर हैं। हाँ, उसके बगल में जो घर था ना जैन, वो समाजवादी पार्टी के, मैंने जो सुना है कि थे, वो मुझे नहीं मालूम, मैं तो जानता भी नहीं उनको, लेकिन गलती से दूसरे जैन के यहाँ पहुंच गया और भांडा फूट गया। और उसके बाद जो है अब समाजवादी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। मैं पूछता हूँ कि अगर इस देश में सच्चाई नाम की चीज़ है, इंटेलिजेंस है, सब कुछ है, तो पता लगाओ ना कि कितने पैसे खर्चा किए जा रहे हैं इलेक्शन में, कितने लोगों को 500-500 रुपया, 1000 रुपया दे के बुलाया जा रहा है, क्या क्या हो रहा है, ये सब कुछ बिल्कुल अवॉइड किया जा रहा है। और फिर इनकम टैक्स की रेट डाल करके जो लोग उनके मुकाबले में खड़े हो रहे हैं उनको डराने की कोशिश की जा रही है। सांच को आज के अब की बार समाजवादी पार्टी ये लाल जो टोपी है ना, क्रांतिकारियों की टोपी है, अब की बार इस देश से उन लोगों को बिल्कुल हटाएगी, यूपी से हटाएगी उन लोगों को जो लोग हमारी कौमी एकता को, हमारी गंगा जमुनी तहजीब को बर्बाद कर देना चाहते हैं। और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के अनावरण की अनुमति न मिलने पर नाराज सांसद गोपाला शेट्टी ने धरना प्रदर्शन किया। खेल मंत्री के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने सांसद गोपाला शेट्टी को हिरासत में ले लिया। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता अरुण कौशिक ने सांसद गोपाल शेट्टी से खास बातचीत की। बीजेपी के सांसद गोपाल शेट्टी को आज पुलिस ने हिरासत में ले लिया। क्या है पूरा मामला, हमारे साथ बात करने के लिए खुद गोपाल शेट्टी हैं। शेट्टी साहब, क्यों आपको हिरासत में लिया गया था? देखिए, मामला बहुत छोटा है। कांदिवली के 35 एकड़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो स्पोर्ट्स खेलकूद के बच्चों के लिए जो आरक्षित है, वहाँ पर गए 25 दिसंबर को अटल जी का नामकरण हम लोगों ने किया। ये पूरा जमीन 99 वर्ष के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के ताबे में दिया हुआ है। केंद्र सरकार ने हमको अटल जी की प्रतिमा लगाने का भी परमिशन दे दिया। महाराष्ट्र सरकार के 12 डिपार्टमेंट के पास से परमिशन लेने की आवश्यकता होती है, वो हमने सारा लेकर मार्च महीने में सबमिट कर दिया। मार्च महीने में सबर्बन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने सारा पेपर मंत्री साहब के पास भेजा, पूना के स्पोर्ट्स कमिश्नर ने भी सारा पेपर भेजा और उन्होंने कहा कि सारा पेपर ठीक ठाक जमा हुआ है, अब परमिशन देना या नहीं देना आप तय करो। मार्च से लेकर दिसंबर तक मंत्री महोदय ने इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया। 25 को हमको प्रतिमा का अनावरण करना था। हम 23 तारीख को मंत्री साहब को आकर मिले, उन्होंने कहा कि मैं कल परमिशन देता हूं, और 24 तारीख को शाम को 4:45 बजे उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी को कहा कि हम परमिशन दे नहीं पाएंगे, और इस प्रकार का उन्होंने किया। अभी आज महाराष्ट्र का विधानसभा का सत्र पूरा होता है, तो मैंने सोचा कि मैं फिर एक बार उनको मिलूं। कल मैंने उनको लेटर भेजा और कहा कि अगर वो कहते हैं कि हम परमिशन देंगे तो हम इस विषय को समाप्त करेंगे, अगर नहीं देते, नहीं बात करते, तो फिर हम धरना आंदोलन शुरू करेंगे, हमने कहा था। अब पुलिस ने हमको नरीमन पॉइंट पर ही आकर रोका, हमारे गाड़ी पर झड़प डाल दिया, चारों बाजू से पुलिस ने हमको घेर लिया। तो मैंने वहाँ गाड़ी से उतरकर धरना आंदोलन किया। उन्होंने कहा गाड़ी को ताबा में लेने के लिए कहा है। हमने कहा ले लो भाई, गाड़ी ताबा में ले लो। फिर बाद में उन्होंने मुझे ताबा में ले लिया, गाड़ी में बिठा के यहाँ पर लाया। अब महाराष्ट्र के विधानसभा में मंगल प्रभात जी, जो हमारे मुंबई के अध्यक्ष हैं, उन्होंने विषय को उठाया, हमारे सारे आमदारों ने उसको सपोर्ट किया, और देवेंद्र फडणवीस जी भी
उसके ऊपर बात कही और अजीत दादा से कहा कि आप इसमें रास्ता निकालिए, और अजीत दादा ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि हम मीटिंग कर कर इसका रास्ता निकालेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि देवेंद्र फडणवीस जी जैसे नेता इसमें पढ़ते हैं, मंगल जी जैसे नेता पढ़ते हैं, तो इसका रास्ता 100% निकलना है। जैसे ही हमको परमिशन दे देंगे लगाने का, हम तीनों पार्टी के सरकार का अभिनंदन करेंगे और अटल जी का पुतला लगाकर इस विषय को हम समाप्त करेंगे। हम इस विषय को कोई पॉलिटिकल कलर देना नहीं चाहते हैं। बीजेपी को आज पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीजेपी के अध्यक्ष विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा ने सदन में आवाज उठाई कि मुंबई में हिंदुओं के त्योहार गणेश उत्सव और नवरात्रि के दौरान सरकार से इजाजत और पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता शुभम पांडे ने बीजेपी विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा से खास बातचीत की। मुंबई की रका अकेडमी को बंद करने के लिए मुंबई के भाजपा शहर अध्यक्ष और मुंबई से विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा ने महाराष्ट्र के सदन में आवाज उठाई है। सर, जिस तरीके से रजा अकेडमी पिछले कुछ दिनों में चर्चा में आया था, इसको लेकर आपने सदन में आवाज उठाई, क्या था? मैंने रजा अकेडमी को लेकर आवाज नहीं उठाई। सनातन संस्था या हिंदू संस्थाओं पर जब कोई प्रतिबंध की बात करता है तो उनको पहले सोचना चाहिए कि हिंदू संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाने से पहले जो रजा अकादमी जैसी बातें संस्थाएं जिन्होंने अभी त्रिपुरा की घटना को लेकर पूरे महाराष्ट्र में तनाव फैलाया, जिन्होंने हमारे शहीद स्तंभ को लात मारी, जिन्होंने 2 सैनिकों की उस समय 2 सिपाहियों की हत्या की, ऐसी संस्थाओं को प्रतिबंध लगाने के बारे में उसके पहले विचार करना चाहिए, इतनी मेरी मांग है। आपने और सवाल उठाया कि मुंबई शहर में जो हिंदू त्योहार होते हैं, चाहे गणपति विसर्जन हो, नवरात्रि को, उसके लिए पाबंदी जो इजाजत मांगी, लेकिन हर शुक्रवार को नमाज पढ़ाया जाता है, उसके लिए आपने लोगों के मन में विषय है, दिखता है ना सामने, सब लोगों के मन में है, सरकार के दबाव से बोल नहीं पाते हैं, पर लोगों के विषय, और मैंने जनप्रतिनिधि के नाते लोगों की आवाज वहां पर उठाई थी। ये तो हमारे साथ मुंबई के बीजेपी अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो विषय इन्होंने रखा है उस सत्र में, वो कहीं न कहीं हिंदू सनातन धर्म सहिष्णुता से जुड़ा हुआ है। केवल बलू राउत के साथ शुभम पांडे, न्यूज इंडिया, मुंबई। जयपुर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने झंडारोहण किया। वहीं इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रायपुर में साधु संतों द्वारा महात्मा गांधी पर दिए गए बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि यह एक शर्मनाक बयान है। देखिए, आज स्थापना दिवस है। पूरे देश के अंदर कार्यकर्ताओं में एक संकल्प लेने का वक्त है कि जो चुनौती हमारे सामने है, कांग्रेस का त्याग, कुर्बानी, बलिदान कोई भूल नहीं सकता। चाहे कितनी ताकतें, कितनी जोर लगा ले, कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर ले, ऐसी बात करने वाले खुद मुक्त हो जाएंगे। कांग्रेस तो हम हर घर में, हर दिल के अंदर है, देश के अंदर, क्योंकि सबको मालूम है कि जो आज़ादी की जंग लड़ी गई थी, कितने लोग शहीद हुए थे, कितने लोग फांसी के फंदे पे चढ़े थे, कितने लोगों ने लाठी गोलियां खाई और कितने लोग जेलों में बंद रहे। गांधी जी थे, चाहे वो पंडित नेहरू थे, सरदार पटेल थे या मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, सब लोगों ने जिस रूप में जेलों में रह करके एक संदेश दिया देशवासियों को एक करने का, उसका परिणाम रहा आखिर में अंग्रेजों को जाना पड़ा है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। किसानों का लोन राजस्थान सरकार माफ करेगी। एक मुश्त ऋण माफी योजना के लिए बैंकों को प्रस्ताव भेजा। सीएम गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार इसमें किसान के हिस्से को 10% देने के लिए तैयार है। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता दीपक चावला की ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक मुफ्त कर्ज माफी योजना का प्रस्ताव राष्ट्रीय बैंकों को भेज चुके हैं और इसके साथ ही जो कर्ज माफी है उसका वादा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करने वाले हैं। जैसे ये खबर किसानों तक पहुंची, किसान परिवारों तक पहुंची, उनमें खुशी की लहर है। कुछ किसान भी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। सर, 3 साल हो गया है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मैनिफेस्टो भी यही था कि किसानों का कर्ज माफ करे। अब कैसा लग रहा है इस प्रस्ताव आने के बाद? अशोक गहलोत सरकार बने 3 साल पूरे हो गए हैं और 3 साल पहले अशोक जी ने एक वादा किया था किसानों से कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं किसानों का कर्जा माफ़ करूंगा, और आज उन्होंने जो है इसका अनाउंस किया है और किसानों को एक राहत भरी उम्मीद जगी है कि भाई हमारा कर्जा माफ़ हो जाएगा। वैसे अभी तो प्रस्ताव आगे बैंक तक पहुंचा है, अभी तो उस पर काम होगा। उम्मीद करते हैं कि जल्द प्रस्ताव भी पहुंचे, डॉक्यूमेंटेशन हो, क्योंकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि बैंक भी सहयोग करे, जल्द से जल्द ये प्रोसेस हो ताकि किसानों को कर्ज माफ़ हो जाए। सही है, अच्छी बात है, सही है, अच्छा किया, बढ़िया किया किसानों के लिए। किसान अगर कर्ज माफ से माफ़ किया ठीक है, लेकिन
हेल्प एक अलग चीज़ है, माफ़ करना एक अलग चीज़ है। माफ़ किया तो क्या बोल के जिसको ज़रूरत है उसी को ही माफ़ किया जाए, वरना इसका कोई मिसयूज नहीं करे, जिसका मिसयूज नहीं करे, जिसको ज़रूरत है उसी को माफ़ किया जाए। उसकी तहकीकात की जाए कि भाई हाँ वास्तव में इसको पैसे की ज़रूरत है तो उसी को माफ़ किया जाए। हर किसी आदमी को माफ़ करना वो भी गलत है। अब बिल्कुल ये योजना ही ये है एक मुफ्त कर्ज माफ़ी योजना। इसमें चिन्हित किया जाएगा, ट्रेस किया जाएगा सभी किसानों को। इसलिए मुख्यमंत्री ने बैंकों से भी आह्वान किया है कि वो भी उनका सहयोग करे। वाकई एक अपने आप में सराहनीय पहल में ये मानी जा सकती है। किसानों के हित के बारे में सोचा और इस खबर के बाद किसानों में काफ़ी ज़्यादा खुशी की लहर है। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ मैं दीपक चावला, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। राजस्थान के कोटा जिले से लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत अक्सर अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। ताजा मामला लाडपुरा में दूषित पानी की समस्या से ग्रस्त लोगों की से जुड़ा हुआ है, जहां राजावत ने विरोध प्रदर्शन के दौरान जलदाय विभाग के एक अधिकारी को खुद फ्लोराइड युक्त पानी पिलाया। बता दें कि बीते सोमवार को पूर्व विधायक लाडपुरा के लोगों के साथ जलदाय विभाग के कार्यालय के बाहर दूषित पानी की समस्या लेकर पहुंचे थे, जहां उन्होंने अधिकारी को वही पानी पिलाया जो आम जनता रोज पीने को मजबूर है। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता दीपक चावला की ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान के कोटा में पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत ने गंदे पानी आने की शिकायत पर प्रदर्शन किया और इसके साथ ही जो गंदा पानी आ रहा था वो जलदाय विभाग के अधिकारी को ही जबरन पिला दिया। उनका आरोप है कि कोटा में 300 कॉलोनियों में चंबल का पानी नहीं आ रहा, पानी सफिशिएंट मात्रा में है, बावजूद उसके पानी स्वच्छ पानी लोगों तक नहीं पहुंच रहा। और इसी मांग को लेकर दादाबाड़ी जलदाय विभाग के कार्यालय पे प्रदर्शन किया गया। वहां पर पुलिस भी थी, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ही गंदा पानी जलदाय विभाग के एक अधिकारी को टेस्ट करवा दिया, जबरन पिलाया गया। इस दौरान लोगों ने रोकने की भी कोशिश की, लेकिन पूर्व विधायक नहीं माने और गंदा पानी ही उन्हें पिला दिया। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये तरीका सही है किसी एक अधिकारी को इस तरह से जबरन गंदा पानी पिलाना। हालांकि उनकी मांग जायज़ है, इस पे काम होना चाहिए और लोगों को स्वच्छ पानी भी मिलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये घटना जो है अपने आप में कई सारे बड़े सवाल खड़े कर रही है। इसके अलावा भवानी सिंह राजावत ने यह भी कहा कि जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगामी दिनों में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा और कोटा को बंद भी किया जा सकता है। सहयोगी जितेश शर्मा के साथ मैं दीपक चावला, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।